हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं नवंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 4 को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेकर अक्टूबर मंथ का ऑलरेडी करंट अफेयर डिस्कस कर लिया है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही जो इवनिंग सेशन में जो हमारे करंट अफेयर एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, उसका भी अक्टूबर मंथ तक ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और सितंबर मंथ तक ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और वहां पर हम अक्टूबर मंथ पे चल रहे हैं। तो उसका भी अब हम लोग कल से नवंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक मैप का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी का जो मैप क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर सिसिली ब्रिज वाज सीन रिसेंटली ओपेंड। ठीक है, जो सिसिली ब्रिज है ना, वो हाल ही में ओपन हुआ है, किस जगह में है वो, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कहाँ पे है दिबांग वैली, जो है ना दिबांग वैली, वहाँ वो जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पे ये ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है। तो किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाया गया, बीआरओ। ठीक है, तो ये न्यूज में क्या किस लिए बना? क्योंकि ये ब्रिज का उद्घाटन जो कि लोअर दिबांग वैली जो है ना अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर ये मतलब लोकेटेड है। उसके अलावा ये ब्रिज लगभग 200 मीटर का लॉन्ग है। उसके अलावा ये जो दिबांग वैली है सियांग नदी के यहाँ पे, वहां पर ये है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय प्रोजेक्ट ब्राह्मंग। टोटल 4 डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट लिया गया है, उसमें से ये प्रोजेक्ट ब्राह्मंग के नाम से ये सिसरी ब्रिज बनाया गया है बीआरओ के द्वारा। जो अलग दूसरे जो और भी 3 प्रोजेक्ट है ना, वो है वर्तक, अरुणंग और उदायक, जो कि ब्राह्मंग हो गया इसी सिसरी ब्रिज का। ठीक है, ये किस लिए बनाया जा रहा है? ताकि जो भी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स है ना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस रीजन में करने के लिए, क्योंकि देखें ना सोशियो इकोनॉमिक मतलब जिस तरह का ये कंडीशन है, ट्राइबल्स पॉपुलेशन है इस जगह का, तो इस जगह में काफी जरूरत है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का मैप, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो ये पूरा इसी से रिलेटेड ये आपको बताया जा रहा है कि इस एरिया में डेवलपमेंट करना काफी जरूरत है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर की, और ये मेन है जो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी एक रिवर है। आप मुझे बताइए, मैंने ये 2 रिवर से रिलेटेड हाल ही में डिस्कस किया था, ये कौन से ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी है जो हमने हाल ही में डिस्कस किया था? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। एटलीस्ट आप इसके बारे में गूगल जरूर कर लीजिए अभी। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बैठे रहे। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास में देख लेते हैं। ये हो गया चाइना, इस साइड में तिब्बत भी है। ठीक है, ये जो तिब्बत है, तिब्बत तो चाइना का पार्ट है, इसलिए ये पार्ट ले लिए। उसके अलावा यहाँ हो गया भूटान। उसके अलावा इधर हो गया आपको म्यांमार, इस साइड में देख रहे हैं आप, म्यांमार हो गया ये एरिया। यहाँ तक चाइना है, इधर हो गया भूटान। मतलब 1 2 3 इंटरनेशनल बॉडी को टच करता है। उसके अलावा ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो काफी खास है, क्योंकि इसको 3 4 अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जब ये तिब्बत में रहता है तो सांगपू बोल के बुलाया जाता है। उसके बाद जैसे ही ये इंडिया में जस्ट एंटर करता है, उस जगह में सियांग नाम रहता है। उसके अलावा ये दिबांग करके भी बुलाया जाता है। उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र बुलाया जाता है। और उसके बाद आगे जाके बांग्लादेश में एक इसका अलग नाम होता है। ये जो बांग्लादेश में अलग नाम होता है, इसको आप प्लीज जाके गूगल करिए, या एटलीस्ट एक बार अगर आप नोट्स पहले बना के रखें तो देख लीजिए, क्योंकि आपको उसका फ्लो मिलना देख पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बांग्ला ब्रह्मपुत्र का वो जो नाम, वो रिवर जिस बन के जाता है, और गंगा जो पद्मा बन के आती है, ये दोनों मिलके फिर आगे जाके बे ऑफ बंगाल में अपने आप को समर्पित कर देती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला लेक्चर की तरफ। तो आज का पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट्सएप से रिलेटेड। व्हाट्सएप जैसा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज करने जाने वाला मतलब ये एप्लीकेशन है। ठीक है, एक मैसेजिंग ऐप है जो कि लगभग 1.5 बिलियन पीपल यूज करते हैं, और हमारे इंडिया का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में सबको यूज करते हैं, तो अब वर्ल्ड लेवल पे 1.5 बिलियन यूजर्स है व्हाट्सएप की। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में ना व्हाट्सएप जो है पाया गया कि कुछ ना स्पाई किया गया है जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है ना उनके, मतलब व्हाट्सएप के कुछ हैक किया गया है। जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स के जो वो लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे थे एप्लीकेशन, वो हैक किया गया है, ऐसा माना गया है। ठीक है, ऐसा पाया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो एक स्पाईवेयर टूल यूज किया गया है, पेगासुस, वो उसके द्वारा ये यूज किया गया है और हैक करने के लिए। और ये बनाया गया था, इजरायली फार्म एक है जो एनोसो ग्रुप के नाम से है, इसके द्वारा है ये पेगासुस एक स्पाईवेयर बनाया गया था, एक टूल जो कि व्हाट्सएप हैकिंग किया गया है, और काफी बड़े पैमाने में किया गया है। लगभग 1400 मोबाइल फोन और डिवाइसेस को ये हैक किया गया, ऐसा पाया गया है। ठीक है,
तो इसके रिस्पॉन्स में व्हाट्सएप ने क्या किया है, जो कि फेसबुक का ही एक मतलब बॉडी है, तो इसने क्या किया, अब एनोसो ग्रुप जो है ना, इनके नाम से वो अपने जो फेडरल कोर्ट है वहां पे इन्होंने केस कर दिया। ठीक है, क्यों, क्या केस किया उन्होंने, ये बोला कि वो जो एनएसओ ग्रुप है, इन्होंने व्हाट्सएप जो सर्वर्स है ना, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्थापित है, इसलिए उन लोग ने ये व्हाट्सएप ने क्या किया, अपने यूएस फेडरल में ये कंप्लेन किया, क्योंकि वहां का सर्वर्स को वो लोग हैक किए, वहां के सर्वर्स को वो लोग यूज किए, ताकि जो भी उस सर्वर से कनेक्टेड आपको व्हाट्सएप मतलब होंगे ना पीपल, वो उनके मोबाइल में एक तरह का मेलवेयर को भेज दिए। ठीक है, वो मेलवेयर क्या है, एक तरह का मतलब एक तरह का कोड है, जो वो कोड जैसे ही वो जाएंगे ना, और वो लिंक टाइप का रहेगा, वो लिंक जैसे ही आया और आपके वो उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको क्लिक कर लेते हैं, तब वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पूछेगा भी नहीं, आपका परमिशन भी नहीं मांगेगा, और उसके बाद फिर वो सारा चीज आपका डेटा को वो आसानी से, वो कंपनी जो भी होंगे ना, वो आसानी से उस मेलवेयर की मदद से वो निकाल लेंगे। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, उसके अलावा जो मेन कंसर्न यहाँ पे पाया गया, क्योंकि ये 1.5 बिलियन, जैसा मैंने बताया कि इतने सारे यूजर्स व्हाट्सअप कर रहे हैं, तो ये 1400 मोबाइल फोन ही है, ये सही डेटा है या और भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा हो सकता है, मे भी कम डेटा हम लोग को दिखाया जा रहा है ताकि हम लोग टेंशन में न है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि लगभग लगभग 400 मिलियन, जो कि 40 करोड़ जो है ना, ये जो 1.5 बिलियन में, वो सिर्फ इंडिया में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको 1.5 बिलियन में 40 करोड़ इंडिया में यूज करते हैं, और टोटल हमारा कितना है, 130 करोड़। तो 130 करोड़ में 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो हमारे भी बहुत सारे डेटा गए होंगे एनएसओ ग्रुप के, मतलब वो लोग हैक कर किए होंगे, तो ये तो अभी पता नहीं है, पहले देखते हैं क्या है आगे न्यूज में। ठीक है, तो आगे फिर क्या हुआ कि ये जो पेगासुस जो मेलवेयर है, इससे रिलेटेड अब थोड़ा जानते हैं, बेसिक जानेंगे, ज्यादा आपको रॉकेट साइंस इसके बारे में नहीं पढ़ना है, या आपको पीएचडी नहीं करना जो इसके बारे में डीप एनालिसिस की जरूरत है, हल्का फुल्का बस इसके बारे में जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जितना हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है। तो ये जो पेगासस है ना, ये एक स्पाईवेयर है, जो कि क्या करेगा, एक लिंक जैसा मैंने बताया वो सेंड करेगा, जो भी टारगेट, जो भी यूजर्स की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, वो उनको लिंक सेंड करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, ये लिंक में क्या है, एक तरह का कोड है, जो कि सर्वेलेंस का काम करेगा, जहां पर भी ये जाएगा, तो लिंक को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे ना, क्लिक करेंगे इसको, जैसे ही क्लिक करेंगे, वो एक छोटा मोटा एप्लीकेशन बिना आपका परमिशन से आपके फोन में इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद सारा आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, बिना आपके इसके वो निकालने लगेगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो पेगासस है ना, ये एक तरह से क्या है बोले तो, कि चेन ऑफ जीरो डे एक्सप्लॉइट्स करता है टू पेनेट्रेट सिक्योरिटी फीचर्स ऑन द फोन, मतलब सिक्योरिटी फीचर जो भी फोन का ना, उसको जीरो डे एक्सप्लॉइट करते हुए निकालता है। ये जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या है, कंप्लीटली अननोन वल्नरेबिलिटी, मतलब इसके बारे में अभी तक कोई, मतलब कोई कहा नहीं जा सकता कि कितना वो वल्नरेबल हो सकता है, इस तरह का जीरो डे एक्सप्लॉइट, कि थोड़ा बहुत मे भी हो सकता है वो हैक किया हो, या पूरा का पूरा फोन आपका हैक कर लिया हो, कि आपका बैंक अकाउंट से लेके, कॉल से लेके, मैसेजिंग से लेके, हर चीज पे कंट्रोल कर लिया हो। तो इसलिए ये अननोन वल्नरेबिलिटी है सोर्सेज, कि क्या ये करने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा क्या तरह का डिमांड बोला गया, तो उन्होंने व्हाट्सएप को एकदम अच्छे से अपना फटकार लगाते हुए बोला कि आप हमें बताइए कि इस तरह का कंडीशन अगर हुआ था, पेगासस से रिलेटेड, जो भी इजराइल सॉफ्टवेयर जो भी है ये किया, हमें नहीं पता, हम तो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग यूज कर रहे हैं, तो आपने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, और अगर यदि ऐसा बात ही था, तो आपने हमें हाल ही में कुछ दिन पहले, पास्ट फ्यू मंथ्स में हमने कुछ मीटिंग भी किया था, तभी आपने हमारे साथ डिस्कस नहीं किया कुछ भी, और अचानक अभी पता चल रहा है इस तरह से न्यूज में, कि आपने अपनी फेडरल कोर्ट में इस इजरायली कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया है 1400 मोबाइल फोन का हैक होने का। तो क्या हमारे से रिलेटेड रिसेंटली हमने जब मीटिंग किया तभी आपने क्यों नहीं बताया, ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा मांग किया गया। तो उन्होंने रिप्लाई में कहा कि ये हाल ही में मई में ही हुआ था, जिसको हमने क्विकली रिजॉल्व भी कर लिया है इस सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, बट हम अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी बोल रहे हैं कि जो ये भी गवर्नमेंट पॉइंट ये भी बोला गया कि व्हाट्सएप ने किसको इन्फॉर्म किया था, CRTIN है ना, जो कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उनका कहना है कि हम CRTN को इन्फॉर्म किए थे, बट वो हमारे साथ मतलब कम्युनिकेशन करने में फेल हुए, उतने ज्यादा हम लोग को रिस्पॉन्स सही नहीं मिला, तो हम लोग उतना ज्यादा एक्शन भी नहीं लिए, और ये ज्यादा वाइटल रूप में पाया भी नहीं गया है। ठीक है, पर ये बोला जा रहा है कि हमारे जो आपके इंडियन किसी को हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं वो लोग भी हमें बताएं कि आपके इंडियंस भी इसमें वो 1400 मोबाइल फोन में है। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग क्या चीज, क्या बेसिस पे एक्शन ले सकते हैं व्हाट्सएप के अगेंस्ट, क्योंकि व्हाट्सएप तो इंडियन कंपनी नहीं है ना,
तो व्हाट्सएप जो भी कोई हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी चीज हमारे यहाँ बिजनेस करने जब आते हैं, तब उनको ना हम सेक्शन 70/B जो होता है ना, क्लॉज बी, आईटी एक्ट के तहत जो 2000 में है, आईटी एक्ट 2000, इसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो अपने जो भी इस तरह का डिजिटल मीडिया है जो कि चाहे वो इंडियन हो या बाहर के हो, उनके ऊपर हम नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं अगर वो अपने किसी चीज को करने में फेल होते हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि हमारे गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत ही आगे गए, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस करने आते हैं ना, तो उनको ये आईटी एक्ट 2000 जो है, ये उनको अच्छे से दिया जाता है जब डील साइन होती है, ताकि वो लोग भी हमें हमारे कुछ चीज को समझे और हम भी उनको समझे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि अयोध्या वर्डिक्ट। ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था, इसको मैं थोड़ा अच्छे से टाइम देके समझाऊंगा, क्योंकि ये इतना कंट्रोवर्सी था और इतने सालों से चले आ रहा था, तो इसे हमें थोड़ा एक बार अच्छे से जानना जरूरी है। ऐसे भी हमने लगभग नवंबर मंथ के 80% सिलेबस कवर कर लिया है। आज कुछ 10 या 15% करूंगा, पर थोड़ा अच्छे से करूंगा, और फिर कल के में छोटे मोटे जो फैक्ट्स और फिल्म्स डिस्कस करके मैं नवंबर को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अयोध्या वर्डिक्ट से रिलेटेड जानते हैं। तो इसको मैंने किसी स्टेट या किसी चीज पर्टिकुलर गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं लिखा है, इसे मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले सेक्शन में लिखा है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड अभी थोड़े आगे जाके मैं आपको एक आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, जो कि हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही मतलब ऐसे टाइम में यूज किया गया है, जो कि मतलब का सख्त जरूरत था, शायद यही सब सोच के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, उन्होंने ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये न्यूज में। तो न्यूज में इसलिए बना क्योंकि रंजन गोगोई जी, जो कि उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपने साथ डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, ऐसे नजीर और ऐसे बोबडे, जो कि अभी के चीफ जस्टिस हैं, इन लोग की मदद से ये जो टीम बना था इनका, ये टीम क्या किया, इन्होंने एक यूनानिमस एक वर्डिक्ट दिया अयोध्या के केस से रिलेटेड। ठीक है, यूनानिमस मतलब क्या हुआ कि जितने भी जज थे, सारे जज का एक ही बहुमत आया, मतलब पूरे बहुमत से ये एक्ट को, मतलब ये वर्डिक्ट को उन्होंने पास किया। ठीक है, तो इशू क्या था एक्चुअली में, तो इशू ये था कि सेंटर ने हाल ही में एक इशू स्टार्ट किया, वो मतलब सेंटर के पास एक हाल ही में एक इशू गया, किस चीज से रिलेटेड, तो एक हिंदू और हिंदूज का एक मतलब बिलीफ था कि ये जो बाबरी मस्जिद था ना, वो मतलब बाबर के द्वारा मतलब बनाया गया था, जो कि मुगल एम्पायर थे। ठीक है, और वो किस जगह में बनाया गया, वो अयोध्या में बनाया गया, जहाँ पे राम टेम्पल हुआ करता था, जो कि श्री राम जी का एक बर्थ प्लेस है, और उन्हीं का डाइटी वहां पे था, उनको हटा के बाबरी मस्जिद बनाया गया। ये ऐसा हिंदू जो है, हिंदू सेक्शन है ना, उनका ये केस चला गया सेंटर के पास। ठीक है, सेंटर में इस चीज से रिलेटेड इश्यू स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है कि मुस्लिम पार्टीज उसी जगह में ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ बात है नहीं, क्योंकि ये जो बनाया गया है, ये 1528 में मीर बाकी के द्वारा बनाया गया था, जो कि बाबर के ही आर्मी में थे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी टेम्पल को डेमोलिश करके बनाया है। तो ये मुस्लिम पार्टी का ये पक्ष था और हिंदू पार्टी का वो पक्ष था। ठीक है, तो ये एक्चुअल में फिर ये जब पक्ष दोनों तरफ से लड़ा गया, रखा गया था, तो फिर वर्डिक्ट क्या निकल के सामने आया, तो ये आया कि वहां पे जो ये पांचों जितने भी जजेस हैं, इन्होंने यूनानिमस एक डिसीजन लिया कि एंटायर डिस्प्यूटेड जो भी एरिया है ना, 2.77 एकड़ का जो अयोध्या में, वो डेमोलिश करके वो एक जगह में लेके जाएंगे, वो भी हिंदूज के तरफ में, ताकि वो वहां पे एक वो राम जन्मभूमि उनके द्वारा ही, मतलब एक राम टेम्पल बनाया जाए वहां पे, ऐसा उन्होंने वर्डिक्ट लिया। और कहा साथ में कि लगभग 5 एकड़, जो कि इससे डबल है, वो आपको एक सेपरेट, या तो उसी जो डिस्प्यूटेड 67 एकड़ का एरिया है वहीं पर आपको कुछ एक जगह में मिलेगा, या नहीं तो आप किसी एक पर्टिकुलर किसी भी अच्छे जगह में जहां पर डिस्प्यूटेड नहीं है, प्रोमिनेंट किसी प्लेस में आपको लगभग 5 एकड़ का दिया जाएगा एरिया, आप वहां पे मस्जिद बनाएंगे। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया चीफ जस्टिस के द्वारा, ये सब चीज ये दोनों एरिया को मानते हुए। ठीक है, तो इसीलिए ये वर्डिक्ट इस तरह का जो आया, तो एक तो बहुत सालों से चले जा रहे थे, और हाल ही 4-5 महीने ही पहले उन्होंने एक 3 मेंबर ऑफ ये भी रखा था, 3 मेंबर्स, उनसे भी आपने मतलब इतने सारे बॉडीज को उन्होंने रखा, इतने सारे कमिटीज को रखा, ताकि आप मुझे कुछ कुछ सजेशन दीजिए, उसके बाद ये वर्डिक्ट आया है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन या एक महीने में अचानक आ गया, ये काफी सालों सालों के बाद, और ये रंजन गोगोई जी के बहुत ही मतलब कठिन परिश्रम के बाद चीफ जस्टिस, मतलब एक तरह से जाते जाते इन्होंने एक हिस्टोरिकल अपना वर्डिक्ट दे के गए हैं इनके, मतलब चीफ जस्टिस होते होते। तो बढ़ते हैं आगे, इससे रिलेटेड और क्या बात है कि उन्हें ये वर्डिक्ट निकला, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये तो एरिया उन्होंने डिवाइड कर दिया, उसके अलावा इन्होंने बोला कि एक ट्रस्ट होगा, जो कि 3 महीने के अंदर अपना एक मतलब ये ट्रस्ट को बनाया जाएगा, ताकि आगे का टेम्पल कैसे बनाया जा सके इस डिस्प्यूटेड लैंड में, ये इनको बताना है। ठीक है,
उसके अलावा मतलब वही ट्रस्ट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है गवर्नमेंट को। इसके अलावा ये भी बोला कि जो निर्मोही अखाड़ा था ना, जो कि ये केस को मतलब फाइल किया गया था इनके द्वारा और यही लड़ रहे थे, तो इन्होंने ये कहा कि ये किसी भी ऐसा नहीं है कि ये रामलला के डेटी मतलब ये डिवोटी थे एक तरह से, ठीक है। डिवोटी मतलब समझ है ना कि मतलब उसके एकदम जैसे थे कि राम जी के जो भी वहां पे देखभाल जो भी होता है ना टेम्पल से रिलेटेड वो ही कर रहे थे, तो ऐसा कुछ मानते हुए ऐसा कुछ नहीं रखा जा रहा है। बट हाँ ये बोल रहा है कि उनको एक मेंबरशिप मिलेगा इस ट्रस्ट का जो बनाया जा रहा है 3 महीने के अंदर। वो क्योंकि ये पहले भी इस तरह का ऐसा कोई प्रूफ नहीं आ रहा है कि वो रामलला का ही मतलब वो जो टेम्पल पहले था उसके वो डिवोटी थे, मतलब पर ऐसा है कि वो अगेंस्ट वो आ रहे हैं, फाइटिंग किए हैं इस टेम्पल से रिलेटेड, तो उनको एज अ ट्रस्टी का मेंबर रखा जाएगा जो भी ट्रस्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो जिसके लिए मैंने लिखा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो ये हो गया वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 142 जिसको हमें याद रखना है। अयोध्या वर्डिक्ट आपको अच्छे से याद होगा, अयोध्या कहाँ पे है ये भी पता है, सब कुछ आपको अच्छे से याद होगा। बट आर्टिकल 142 जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से रखना होगा एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा किसी एग्जामिनेशन में, बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस आर्टिकल को याद रख के और आप इस टॉपिक को क्लियर करेंगे वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 142 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके पास ये स्पेशल पावर होता है कि इस तरह का ये आर्टिकल 142 उस जगह में यूज कर सके जहां पे कुछ मिड पाथ नहीं निकल पा रहा है, और वो अपने पावर से वो एक बार में ना सेंट्रल ना गवर्नमेंट कुछ भी अगर स्टेप ठीक से नहीं ले पा रहे हैं और फंसे हुए हैं, तब उस सिचुएशन में आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट एज अ मतलब गार्जियन को बोलते हैं ना कि गार्जियन आ जाते हैं उनका बात, या फादर आ गया, कभी होता है कि मदर और सन या डॉटर में हमेशा बहस चल रही है और उसी जगह में फादर आके अपना एक डिसीजन लेके चल जाते हैं जो दोनों को ही मानना पड़ जाता है उस सिचुएशन में। तो वही चीज तरह उसी की तरह क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का ऐसा पावर दिया गया है कि वो मतलब ऐसा चीज कर सके कि कल को जाके उनको ये ना लगे कि किसी एक इतना साल से जो चला आ रहा था ना उसको एज अ रेमिडेड वे में वो अच्छी तरीके से अपना कमिटमेंट को देखते हुए कमिटमेंट एक कर दिए कि हाँ ये वर्डिक्ट होगा और ऐसा ऐसा, क्योंकि प्रूफ भी ऐसा ऐसा बहुत कुछ हिंदू पार्टीज की तरफ से आया गया था जहां पे उनको ये मजबूर हो गए कि उनको ही देना पड़ेगा, ये टेम्पल ही यहाँ पर बनेगा। तो क्या क्या प्रूफ मिला था वो भी हम थोड़ी देर में अब डिस्कस करेंगे, बट मैं इसको आपको 142 से रिलेटेड बता दूं कि इससे पहले ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम लिया गया है इस तरह का आर्टिकल 142 का यूज। इससे पहले ना 1989 में जब आपको वो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, तो लगभग 489 मिलियन का मतलब कोई ना स्टेट और जो सेंट्रल है ये दोनों अपना जो फंड रिलीज करने में काफी टाइम लगा रहे थे और कुछ अच्छे से सपोर्ट नहीं आ रहा था। उस जगह में सुप्रीम कोर्ट बीच में आए और आर्टिकल 142 का यूज किया और बोले कि इतना मनी आपको सैंक्शन करना पड़ेगा, आप कैसे भी करिए वो हमें नहीं पता, आपको इतना सैंक्शन करना होगा और जो भी लोग पीड़ित हैं उनको आपको इस तरह का ध्यान देना होगा। तो वो बीच में ऐसा आए थे और उसके बाद फिर मानना पड़ा था सेंट्रल और स्टेट दोनों को ही, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल की तरफ से भी, ठीक है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि अगर हम अब आपको मैं ये बताऊं कि जैसे अयोध्या जजमेंट से रिलेटेड कौन कौन से ट्रैवलर्स का कोटेशन या बुक्स देखने के बाद जज जो हैं जितने भी जज हैं वो मजबूर हुए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मजबूर किया मतलब वो फाइनलाइज किया अपने आप में कि हाँ ये टेम्पल ही बनने का यहाँ पे हक है। वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे यूरोपियन ट्रैवलर्स जो भी आए थे ना, जोसेफ टिफेंथलर, विलियम फिंच, मोंटोगोमेरी मार्टिन, ये ऐसे ऐसे जो ट्रैवलर्स और ये सब ब्रिटिशर्स थे जो ब्रिटिश जमाने से भी पहले से आ रहे थे 1600-1700 ईस्वी में। तो उस टाइम के जो बुक्स वो लोग लिखे थे ना उस बुक्स के बेसिस पे ये जो है सारे के सारे जजेस उन्होंने ये वर्डिक्ट के तरफ अपना मुंह मोड़ा, ठीक है। कैसे, तो ये जो इतने पुराने थे ये लोग ने बहुत सारे गैजेटियर्स लिखे थे, बुक्स लिखे थे जो ये सब चीज को बता रहे थे कि ये एक जन्म स्थान है जो कि किसी हिंदू गॉड है उनका जन्म स्थान यहाँ पे माना गया था उनके द्वारा भी। तो इसी वजह से ये बोले कि अगर जन्म स्थान ही है तो ऑफ कोर्स ये अयोध्या में हम जानते हुए भी रामायण से लेकर सब कुछ में तो ये रामलला जी का ही होगा, ऐसा बोला गया उनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये भी बोल रहा है कि ये जो भी बुक्स लिखा गया है ये कब एकदम उस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि जिस वक्त ये वो लोग इस एरिया में अयोध्या साइड में आए थे तो उन लोगों को देखा था कि ग्रिल ब्रिक वॉल है एक उस जगह में, उस ग्रीन मतलब उस मॉस्क में ना जो भी ये बाबरी मस्जिद था उसमें एक ग्रिल ब्रिक वॉल भी था, मतलब जो वो था ना ब्रिक्स का, तो उसका ब्रिक्स का वॉल था ग्रिल टाइप में, और वो किस वक्त ब्रिटिश रूल के टाइम में वो लोग ने ये देख के गया था, ठीक है। वो लोग इस तरह का वॉल्स भी बनाए हुए थे। बट उसमें जो जो बुक्स लिखे गए थे जैसे ये टिरफ थैलर जो है ये 18th सेंचुरी में आए थे लगभग, तो वो 27 साल तक रहे थे और उसके बाद उन्होंने ये बुक भी लिखा था
डिस्क्रिप्शन हिस्टोरिक एट जियोग्राफिका दे इंडे। ठीक है, तो इस तरह का जो ये लिख के गए थे, इस बुक में क्या था, तो ही वॉज कमीशन एट द फेमस ऑब्जर्वेटरी ऑफ सवाई जय सिंह, जो कि राजा ऑफ जयपुर थे। ठीक है, वहां पे कमीशन थे, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अपने थॉट्स भी और अपने अपने बुक्स में भी बहुत कुछ मेंशन किया, जिनकी वजह से जज को लगा कि हाँ, ये यहाँ पे टेम्पल से रिलेटेड ही कुछ फीचर थे, बाद में जाके मस्जिद यहाँ पे बनाया गया है, इस तरह का वो लोग कंक्लूड कर पाए। ठीक है, उसी तरह से विलियम फिंच भी है, उनके द्वारा अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया, जो कि 1583 से 1619 तक किए। और आपको बाबर और अकबर किस वक्त थे, तो आपको 1526 में बाबर आए थे, और ये 1583 से 1619 तक का कहानी है, ये बुक लिखे हुए हैं। तो ऑलरेडी इससे पहले का कुछ कुछ और भी उनको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तभी जाके ये लिखे हैं। तो इसी तरह का ये ऐसे ऐसे चीज को लेके ये सारे बुक्स और नॉवेल्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी टीम है, वो टीम जो भी आए और इस तरह का निर्णय पे आए। ठीक है, उसके अलावा ये जो निर्णय लेने के बाद एडवर्स पोसेशन क्या हुआ, एडवर्स पोसेशन से रिलेटेड मतलब एडवर्स पोसेशन वो टर्म हुआ, जैसे कि आप किसी घर में, मतलब आप अपने एक किराए के घर में रह रहे हैं और लगभग 15 साल रह लिए, ठीक है, आप और अपने आपके फैमिली के साथ। तब उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर आपको जो भी वो मकान मालिक है वो बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से छोड़ के जाना होगा, हम लोग किसी और को रख रहे हैं, तब ये आप उसके अगेंस्ट इस तरह का बोल सकते हैं बात कि एडवर्स पोसेशन, जिस तरह का बात हो ना कि हम तो यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, अगर आपको किराया ही देना है तो आप मुझे हमें ही दीजिए। क्या बात है कि अगर आपको रेंट भराना है, कुछ भराना है, तो आपका हक है, क्योंकि आप इतने सालों से एक तरह से आप रहे हैं, अपना फैमिली बिता रहे इतना बचपन से, मतलब एक पूरा एक हिस्ट्री आपका जुड़ गया ना इससे। तो ये बात यहाँ पे हुआ एडवर्स पोसेशन का बात है ना, जो कि मुस्लिम जो भी पार्टी थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लेम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ठीक है, हम समझ गए कि अगर मैं एक पल के लिए मान भी लूं कि मुस्लिम बोर्ड का मानना है ये कि अगर मैं एक पल का लिए मान भी लूं कि यहाँ पे टेम्पल था और उसके ऊपर बाबर और उनके टीम के द्वारा मस्जिद बनाया गया, मान लीजिए, तो अगर ऐसा बात भी है तो मतलब इतने सालों से जो हम लोग मस्जिद को वहां पे फॉलो कर रहे हैं, जब तक इस मस्जिद को तोड़ा नहीं गया था, इतने सालों तक के लिए तो ये एज अ मस्जिद यहाँ पे ट्रीट हुआ, हम लोग यहाँ पे अपने जाके नमाज पढ़े और अपने सारे जो इतने हिस्ट्री जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ से, तो ये तो एक तरह का एडवर्स पोसेशन हुआ ना। तो इस तरह का चीज को लेके क्या हो रहा है, तो एक ये लोग अपना एक मतलब ये अपना एक प्रस्ताव सामने रखे सुप्रीम कोर्ट के, बट लेकिन क्या हुआ, ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पूरा का पूरा वो लोग खारिज कर दिए, बोले ये आर्गुमेंट हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम जो बुक्स मिला ना, हमें जो भी नॉवेल्स मिला, हम उसके ऊपर हम ये ध्यान दे रहे हैं, हम किसी इमोशंस के ऊपर नहीं जा सकते, हमें किसी प्रूफ को जरूरत है। तो इसीलिए उन लोग ने सुप्रीम कोर्ट के सारे जज ने इस तरह का टेम्पल बनाने का आदेश भी दे दिया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड फिर से है। तो उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया फाइनेंस एक्ट रूल्स जो है ना, उनको एक जो गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, उनको वापस से वो फाइनेंस एक्ट को हटा दिए वो, और बोले कि वापस से अपॉइंट कीजिए जो जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स जो भी थे जितने, उनको आप वापस से अपॉइंट कीजिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट आए एज अ फिर से गार्जियन बन के, और जो भी ऊंच नीच का हरकत किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, वो उन्होंने फटकार लगाया बाकी सारे गवर्नमेंट्स को। ठीक है, सारे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में जो अपॉइंटमेंट किया गया था ना ट्राइब्यूनल्स का, वो भी किस बेसिस पे, तो फाइनेंस एक्ट 2017 के बेसिस पे। मतलब ट्राइब्यूनल्स क्या हुआ, जैसे वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हुआ, या और भी जो भी जो ट्राइब्यूनल्स वो होता है ना कि आप अगर कोई चीज का हनन कर रहे हैं तो आपको कोर्ट के पास नहीं जाना है, एक कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं या प्रेजेंट सीटिंग जज भी हो सकते हैं, वो लोग एक तरह से ट्राइब्यूनल फॉर्म करते हैं, और एक तरह से पंचायत टाइप का कि वो अब सारा चीज मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड, एक इशू से रिलेटेड वो लोग रहता है, पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड ही वो ट्राइब्यूनल फॉर्म रहता है। अगर मतलब आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हुआ, इनकम टैक्स से रिलेटेड भी एक ट्राइब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ से रिलेटेड भी एक ट्राइब्यूनल है। तो अगर इस कंपनी इशू से रिलेटेड, बिजनेस इशू से रिलेटेड होगा तो वो एनसीएलटी में जाएंगे, उसके बाद एनवायरमेंट से रिलेटेड तो एनजीटी में जाएंगे। और आपने न्यूज में सुना होगा कि कितने बार एनजीटी बीच बीच में सामने आते हैं, कितने जन को, कितने सारे कंपनीज को फाइन लगाए हुए हैं। तो ये सब वजह से क्या हुआ, ये इशू में इसलिए आ गया था क्योंकि ये सारे ट्राइब्यूनल्स के फॉर्मेशन को ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर ले लिए थे। क्यों अपने अंदर, क्यों अपने हिसाब से चेंज कर रहे थे, इनको बोले कि अब ये ट्राइब्यूनल्स क्या जुडिशियल मतलब ट्राइब्यूनल्स के हिसाब से नहीं, ये फाइनेंस एक्ट 2017 के हिसाब से काम करेंगे, ऐसा हो गया। और इनके जो बॉडीज भी है ना, इनको ये सेंट्रल ही सेलेक्ट करेंगे। तो ये फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 लाने की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, क्योंकि ये फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो आपको जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स है ना, तो फाइनेंस एक्ट के अंदर आप क्यों लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली ये बोला गया जज के द्वारा, जितने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
कि आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को ये पूरा का पूरा आप सबमिट करें रिपोर्ट, और एक अच्छे तरीके से वापस से इसे बनाएं और एपेक्स कोर्ट के सामने दें, ठीक है। और ये फाइनेंस एक्ट के तहत तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये कोई मनी से रिलेटेड कुछ भी है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि मनी से रिलेटेड क्यों रख रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मनी के रिलेटेड बिल जो भी होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ लोकसभा में उनका पावर रहता है, राज्यसभा बस उनको देख के हाँ ही करना पड़ता है। चाहे वो मनी रिलेटेड बिल अगर हुआ तो राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं रहता है, जो भी है हाँ ना में ही उनको जवाब देना होगा। अगर वो हाँ बोले तो भी, ना बोले तो भी, वो कोई बाइंडिंग नहीं होता है लोकसभा के लिए। इसलिए वो क्या चाह रहे हैं कि मनी बिल के तौर पे लेके आए, बट ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आधार एक्ट जब लाया गया था, आधार से रिलेटेड वो मनी बिल की तरफ उन्होंने पास किया, तो वो माना जा सकता है, क्योंकि आधार एक क्या आज के टाइम में हर एक चीज से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, बैंक से लेके इनकम टैक्स से रिलेटेड, और हर चीज से आधार अभी जुड़ा हुआ है, तो उसको हम एज अ मनी बिल देख भी सकते हैं एक साइड से। तो इसलिए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट उतना ज्यादा फटकार नहीं लगाया। बट मनी बिल इस ये जुडिशरी बॉडी को आप ले रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। तो इसीलिए इस तरह का सुप्रीम कोर्ट सामने आया और इस तरह का डिसीजन लिए, ठीक है। ये जो पिटिशनर थे ना, उन्होंने चैलेंज किया फाइनेंस एक्ट 2017 को, स्पेशली किसको, पार्ट 14 को, वो भी बहुत सारे वेरियस ग्राउंड में। क्यों? क्योंकि ये ना टोटल जितने भी 26 ट्राइब्यूनल्स है ना, उनको इस तरह से डाइवर्स सेंट्रल लॉज के तहत वो अपने अंदर कंट्रोल करना चाह रहे थे, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके ऊपर से मनी बिल में भी रख दिए थे, तो इसीलिए ये सब सारे इश्यूज की वजह से सुप्रीम कोर्ट बीच में आए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ग्राम सभा। ग्राम सभा को हम लोग स्टेट्स इन न्यूज वाले में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये हरियाणा स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हरियाणा कैबिनेट ने हाल ही में क्या किया, अपने एक जो मेन है वो एक चीज, ये जो ग्राम सभा से रिलेटेड है, एक अमेंडमेंट किया। किसे? सेक्शन 31, जो कि हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 का है, उसके सेक्शन 31 को उन्होंने अमेंड किया। ये अमेंड करने के बाद क्या हो जा रहा है कि जितना भी पावर ऑफ ग्राम सभा है ना, वो बैन करेंगे, क्या चीज का, कि लिकर से रिलेटेड, वो सारे लोकल एरिया में ना जो भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, वो लिकर से रिलेटेड वो बैन करने का आदेश दे दिया इस एक्ट के तहत, ठीक है। इतना पावर ग्राम पंचायत को होना चाहिए। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि कोरम ऑफ जो ग्राम सभा होगा ना, इस तरह का मीटिंग को, मतलब इस तरह का बिल को पास कराने के लिए, तो वो बोल रहे हैं 1/10 भी काफी है। 1/10 मेंबर अगर हो तो इतना ही, मतलब इस तरह का जो बिल होता है ना लीकर या इस सबसे रिलेटेड, तो पास कराने के लिए काफी है, ठीक है। तो ग्राम सभा तो बेसिक सा चीज है, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ जान लेते हैं क्या है ये। तो ये जो ग्राम सभा, ये डिफाइन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान दीजिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसे डिफाइन किया गया है, स्पेशली ग्राम सभा को। क्या आर्टिकल में? तो आर्टिकल 243 बी। मैं अच्छे से उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि आपको इस 243 आर्टिकल के जितने भी क्लॉजेस है, आप अच्छे से रूबरू होंगे, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर इसे याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप मेंस आंसर राइटिंग में अगर इस तरह का आर्टिकल्स पर्टिकुलर क्लॉज देते हुए अगर लिखते हैं, तो आप ये आंसर को आप एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ग्राम सभा एक परमानेंट बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, ये परमानेंट बॉडी है, ठीक है। उसके अलावा जो इसका पावर है ना, तो ये क्या कर सकता है, उसी तरह का पावर है, मतलब टू एनल अ डिसीजन टू ऑफ द ग्राम सभा ड्रेस विद द ग्राम सभा ओनली। मतलब जो भी पावर से रिलेटेड है ना, वो ग्राम सभा ही में होता है, और ग्राम सभा के पास ही कुछ कुछ ऐसा पावर है जो कि आप किसी और जगह में आपको नहीं दिखेगा। और इसका मेंबर्स जो होते हैं वो कौन कौन, कैसे कैसे एज, मतलब क्या क्या कॉम्पोजिशन हो सकता है, तो उन पर्सन का लगभग 18 साल मिनिमम होना चाहिए, या 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। वो उसी विलेज के होने चाहिए, और उनका नाम जो भी होना वो इलेक्टोरल रोल्स में, मतलब वोटर कार्ड एक्चुअली में आपके पास होना चाहिए, ठीक है, उसी विलेज का। स्पेशली किसी और विलेज का वोटर कार्ड है और आप चले गए ग्राम सभा में शामिल होने दूसरे विलेज का, तो वो सही नहीं, वो नहीं, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा पावर्स एंड फंक्शन जो बोल रहा है ना, कि ग्राम सभा का वैसा ही पावर है जैसा कि लेजिस्लेचर जैसा होता है ना, जो लेजिस्लेचर जो कि स्टेट में हो, वैसा ही पावर है जैसा ग्राम सभा का, मतलब जैसा लेजिस्लेटर स्टेट में लेजिस्लेटर लोग का पावर है, वैसे ही ग्राम सभा का पावर है विलेज लेवल पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया। तो चलिए बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 29A ऑफ द आरपी एक्ट, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले सेक्शन में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले सेक्शन में लिखेंगे, ना कि और किसी और चीज में हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये सेक्शन 29A को थोड़ा अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू से रिलेटेड है। क्या ये इशू, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट अभी मैं थोड़ी देर में आपको डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो ये क्या क्यों था न्यूज में? क्योंकि जननायक जनता पार्टी है, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने, उनको एक स्टेटस मिल गया स्टेट पार्टी का,
ठीक है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज में थोड़ा आया था। तो सेक्शन 29 ये क्या करता है, ये स्टेट पार्टी देने का काम करता है, जो कि आरपी एक्ट के तरह तहत इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि किसी बॉडी को जब वो एलिजिबिलिटी सारे चीज आप उनके पास हो रहे हैं तो वो स्टेट पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्न किया जाता है इसी एक्ट के तहत, उसमें क्या होता है, उनको एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा कमीशन को, वो भी 30 दिन के अंदर, जब उनको लग रहा है कि वो एलिजिबिलिटी चीज जो भी गाइडलाइंस दिया गया है वो फॉलो कर पा रहे हैं, सक्सेस है, तब उनको 30 दिन के नोटिस दिया जाता है। ठीक है, तब उसके बाद आर्टिकल 324 का यूज करते हुए और सेक्शन 29 का यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किसी पार्टी को रीजनल पार्टी यानी स्टेट पार्टी घोषित कर देंगे। ठीक है, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये जान लेते हैं। तो उनको एटलीस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा इनमें से कोई 5 कंडीशन, ये जो 5 कंडीशन है ऐसा नहीं है 5 कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर पास करते हैं यानी एलिजिबल है तो वो पार्टी स्टेट पार्टी बन जाता है। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। तो एटलीस्ट मतलब वो पार्टी को, जो भी पार्टी है स्टेट पार्टी, उनको 6% ऑफ द वैलिड वोट्स होना होगा और एटलीस्ट 2 सीट उनको जीतना होगा जनरल असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन मतलब जो स्टेट का इलेक्शन होता है ना उसको असेंबली बोलते हैं। तो स्टेट के इलेक्शन में ना एटलीस्ट 6% वोट उनको मिलना चाहिए और उसके साथ 2 सीट भी उनको जीतना पड़ेगा। यहाँ और नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एंड है, मतलब दोनों ही चीज कंपलसरी है तभी जाके मिल सकता है। बट उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि या तो 6% वोट के साथ आपके पास अगर एक सीट लोकसभा में तो भी चलेगा, मतलब 6% के साथ या तो 2 सीट असेंबली में या 6% सीट के साथ एक सीट आपको लोकसभा के इलेक्शन में, तो भी आपको आप स्टेट पार्टी कहला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि एटलीस्ट 3% सीट, या यहाँ देखिए और है, ठीक है, या एटलीस्ट 3 सीट्स अगर आपको मिले, जो भी ज्यादा हो आपके असेंबली के इलेक्शन में, तो वो उससे भी आप हो जाएंगे स्टेट पार्टी। ठीक है, मतलब 3% सीट। ठीक है, उसके बाद है क्या, विन एटलीस्ट 1 out of every 25 सीट फ्रॉम द स्टेट, किसमें, लोकसभा का जनरल इलेक्शन में, तब भी आपको मिल जाएगा स्टेट पार्टी का दर्जा। इसके अलावा आपको अगर एटलीस्ट 8% हो टोटल वोट के, वो भी असेंबली के मतलब इलेक्शन में या लोकसभा के इलेक्शन में, तो भी आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकेगा। ठीक है, ये 6, 6, 3, 1, 8 ये सारे जो वर्ड मतलब नंबर्स है ना, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी थोड़ा हेर फेर करके आपको 3-4 जो स्टेटमेंट्स है ना उसमें दे देंगे और आपको फिर पूछेंगे सही है या गलत है। तो प्लीज आप इसको थोड़ा अच्छे से, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप इसको थोड़ा रिलेट करके थोड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ ले क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। अब तो क्या है, ये जो स्टेट पार्टी अगर किसी को मिल जाता है, मान लीजिए एक XYZ पार्टी है उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया, तो क्या है, इतना फायदा क्यों है इससे रिलेटेड। तो उनको बहुत ही एक एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट मिल जाता है टू रिजर्व सिंबल टू द कैंडिडेट सेट अप बाय इट इन द स्टेट। ठीक है, और जो कि उनको बहुत ही एक अच्छा रिकॉग्निशन मिल जाता है उनके, मतलब इस तरह का पार्टी का जब ऐसा स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद उनको ये भी मिल जाता है कि एक ओनली वन प्रपोजर जो है ना वो पूरा फाइल कर सकते हैं नॉमिनेशन को, जो कि मतलब एंटाइटल होंगे, उसके साथ ही 2 इलेक्टोरल रोल्स को वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब हुआ कि अगर स्टेट पार्टी का दर्जा आपको मिल गया ना, तो एटलीस्ट मतलब एक ओनली वन प्रपोजर अगर ये फाइल कर देते हैं नॉमिनेशन के लिए तो वो भी काफी है। उसके अलावा 2 इलेक्टोरल जो सेट्स ऑफ रूल्स होगा ना, जहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स मतलब आपका पूरे एरिया में जितना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लोग हैं जो वोटिंग देते हैं, उनका आपके पास पूरा डेटा आ जाता है। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिलेगा अगर आप स्टेट पार्टी है तो। ठीक है, उसके अलावा आपको ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट फैसिलिटीज भी मिलेगा, कहाँ से, आकाशवाणी या दूरदर्शन में करने का, ये भी एक अच्छा बात है। उसके बाद अलावा आप स्टार कैंपेनर्स होते हैं ना, उनको भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही में आपने न्यूज में भी सुना होगा कि किस तरह से जब दिल्ली का इलेक्शन चल रहा था तो उस वक्त मनोज तिवारी जी की तरफ से जो अनुराग ठाकुर है वो हिमाचल प्रदेश के सांसद हैं, वो आए थे एज अ स्टार कैंपेनर। तो वैसे ही होता है, मध्य प्रदेश का जब चल रहा था इलेक्शन तब योगी आदित्यनाथ चले गए थे, मध्य प्रदेश का ही इलेक्शन में जब राहुल गांधी और अशोक गहलोत जी के वहां पे जब चल रहा था तभी राजस्थान में वहां चले गए थे, आपको शशि थरूर जी भी गए थे। तो इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज है ना, वो लोग क्या करते हैं एज अ स्टार कैंपेनर, जो दूसरे स्टेट या दूसरे रीजन के स्टार हैं तो उनको बुलाते हैं, क्योंकि वो उस एरिया में जीते हुए हैं, तो उनको यहाँ बुलाते हैं एज अ दिखाने के लिए। जैसे स्टार कैंपेनर आप ये भी बोल सकते हैं
कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या किया था, मोदी जी को यूनाइटेड स्टेट्स बुलाया था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, हाउडी मोदी जो चला था, तो वहां पे एक तरह से स्टार कैंपेनर के रूप में लेके गए थे, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन होने वाला है। तो एक तरह से बोल सकते हैं, मैं एग्जैक्टली वो चीज नहीं हुआ क्योंकि ये तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का इलेक्शन से रिलेटेड है, वो क्यों बुलाएंगे यहाँ का, बट हमारे भी बहुत सारे इंडियंस वहाँ रहते हैं। तो एज अ स्टार कैंपेनर के रूप में मोदी जी यहाँ से गए थे, क्योंकि भारी बहुत ही अच्छे बहुमत से इंडिया में उन्होंने जीत हासिल की हुई, ठीक है। तो वो होप से उन्होंने बुलाया था। तो बोल रहा है कि अगर नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तो एटलीस्ट आप 40 स्टार कैंपेनर रख सकते हैं आपके इलेक्शन के ड्यूरेशन में, और वो भी आपको उससे रिलेटेड कोई भी आपने कितना भी एक्सपेंस किया है ना, वो उसे काउंट नहीं किया जाएगा आपके इलेक्शन के एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छा ये सब चीज मिलता है फायदा, जब अगर आप स्टेट पार्टी का दर्जा आपको मिल जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है व्हाई गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग इथेनॉल प्रोडक्शन। तो इथेनॉल प्रोडक्शन गवर्नमेंट क्यों इतना मतलब एनकरेज कर रहा है। तो हाल ही में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया, अपना अनाउंस किया एक बिल, जो कि बोल रहे हैं वो कि सेपरेट एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि इथेनॉल निकाल रहे हैं, मतलब बीटा जो हेवी मोलासेस है ना, उनसे जो निकाल रहे हैं ना जो लोग, उनको एक्सटर्नल एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये एक अनाउंसमेंट किया गया है मिल्स जितने भी है ना उनके लिए, ठीक है। तो आखिर में ये इथेनॉल है क्या और ये मोलासेस है क्या, चलिए पहले थोड़ा ये जानते हैं, फिर आगे इसके बारे में प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो इथेनॉल एक्चुअली में क्या हुआ, बोल रहा है कि ये इथेनॉल वही है इथाइल अल्कोहल, जो भी हमारे साइंस के फ्रेंड्स हैं वो लोग अच्छे से जान रहे होंगे इथाइल अल्कोहल किसको बोलते हैं या उससे रिलेटेड क्या है। तो आपको उतना ज़्यादा आपको डीप एनालिसिस बारे में नहीं जाना होगा, मैं आपको बेसिक सा चीज़ बताऊंगा, उतना आपको साइंस आपको केमिस्ट्री में नहीं घुसना है। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, और वो लिक्विड है जो कि बहुत सारे सेवरल यूजेस में काम आता है। जैसे कि अगर आप जो इथाइल अल्कोहल है ना, इसका अगर 95% प्योरिटी लेते हैं ना, तो आप इसको स्पिरिट के तौर पे बना सकते हैं, या आप जैसे इंटॉक्सिकेंट इंग्रेडिएंट होता है ना जो कि अल्कोहल बिवरेजेस में आप डालते हैं, उसके रूप में बना सकते हैं। अगर इथाइल अल्कोहल का जो इथेनॉल है, इसका अगर आप 99% प्लस प्योरिटी अगर जाते हैं ना, तो क्या आप इसी को इथेनॉल को आप ब्लेंडिंग के तौर पे यूज कर सके हैं पेट्रोल के अंदर, ठीक है। पेट्रोल के साथ ही आप इसको इथेनॉल को अगर 99% प्योरिटी तक चले जाते हैं, तो आप इसको ब्लेंडिंग का तरह से भी यूज कर सकते हैं पेट्रोल में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मोलासिस का बात बोले, तो जो आप शुगर केन होता है ना, जब शुगर केन का जो हम लोग जूस निकाल लेते हैं, जो उसका साइड से जो निकलता है सूखा हुआ चीज, वो हो गया मोलासिस, जो कि बाई प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और मोलासेस तो एक साइड निकलता है, और उसके बाद एक साइड में क्या निकलता है, जूस निकल जाता है। तो जूस जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो पी लेते हैं शुगर केन जूस के नाम पे, या नहीं तो उस जूस को हम लोग क्या करते हैं, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री है ना, उनको दे देते हैं चीनी बनाने के लिए, है ना। और जो सूखा हुआ चीज होता है ना, उसका भी हम लोग एज अ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि ये भी बात बोला जा रहा है कि चीनी बनाने के लिए मिल्क को ना, वो जो शुगर केन को जो क्रश करते हैं ना, तब उसके बाद ना जो टीएफएस बनता है ना, टोटल फर्मेंटेबल शुगर्स, मतलब जितना चीनी बनाया जा सकेगा एक गन्ना से, लगभग 14% उस गन्ने का 14% जो है ना, उसको शुगर कैन मतलब शुगर बनाया जा सकता है उसमें से, ठीक है। मतलब जितना भी अगर मान लीजिए 1 लीटर का अगर जूस निकल रहा है, 1 लीटर का वो गन्ना हो रहा है, तो 14% यानी लगभग 140 ml का चीनी बनाया जा सकता है उससे। तो मतलब एक राउंड फिगर बताया आपको, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस एक आइडिया के लिए ये चीज मैं बता रहा हूँ। तो ये जो मोलासिस है ना, उसका स्टेजेस कैसे कैसे होता है फॉर्मेशन, कैसे कैसे हम लोग मतलब इथेनॉल बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये टोटल 3 स्टेजेस में होता है, ए बी और सी, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट वाला जो होता है ना, वो ऐसा है कि अनक्रिस्टलाइज रहता है और नॉन रिकवरेबल रहता है, ठीक है। नॉन रिकवरेबल मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे आटा, आप आटा अगर यदि सानते हो, तब एक बार अगर आटा सान के पानी वानी लगा दिए, जब ये पूरी तरह से आप अब बेलने के लिए जो होता है ना आटा गोल गोल कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी कीमत पे उसको एक जो आपको रॉ आटा होता है ना, जो आप मार्केट में जैसे खरीद के लाते हैं, वो वैसा आप नहीं बना सकते। तो वही चीज हो गया नॉन रिकवरेबल, इसका मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया। तो वही हुआ कि मोलासेस जो उसका जो थर्ड स्टेज है ना, सी, तो वो सी स्टेज ऐसा हो जाता है कि अनक्रिस्टलाइज और नॉन रिकवरेबल होता है। उसके बाद ये जो मोलासेस है ना, ये स्पेशली लगभग 4.5% ऑफ द केन होता है, ठीक है। केन का 4.5% होता है, समझ सक रहे हैं कितना हो रहा है, कितना कम मतलब हो रहा है फिगर। उसके बाद फिर ये 4% 5 के अलावा जो जितना बच जाता है, वो रिमेनिंग टीएफएस होता है। टीएफएस मतलब वही टोटल फर्मेंटेबल शुगर, जो शुगर बनाने का जितना ये रहेगा, वो लगभग 40% रहता है उस 14% का, ठीक है।
और ये जो सी मोलेसेस है ना, बाद में क्या डिस्टिलरी में भेजा जाता है ताकि उससे इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया जा सके, जैसे हमने यहाँ बोला कि 95% प्योरिटी और 99% प्योरिटी जब होता है तब कैसे करके इथेनॉल वगैरह सब को हम मतलब आपको पेट्रोल में का ब्लेंडिंग में या अल्कोहल का बीवरेजेस में कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब चीज तब उसके बाद किया जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर यदि 100 kg ऑफ टीएफएस यील्ड्स अगर यदि मिल रहा है ना, कितना देता है, लगभग 60 लीटर ऑफ इथेनॉल। अगर आपके पास टीएफएस 100 kg का है ना, ये मतलब ये टोटल फर्मेंटेबल शुगर, तो आपके पास 60 लीटर ऑफ इथेनॉल आप वहां से बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास 1 टन ऑफ केन है, मतलब शुगर केन है, तो आप कोई भी मिल्स ना लगभग 115 kg ऑफ शुगर बना सकता है। ठीक है, 1 टन मतलब 100 kg, 100 kg ऑफ अगर गन्ना आपके पास है तो 115 kg का तो आप शुगर बना सकते हैं। ठीक है, 1 टन ऑफ केन है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे 115 kg ऑफ शुगर है। ठीक है, यानी लगभग 11.5% रिकवरी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि 45 kg ऑफ मोलासेस अगर यदि है तो लगभग 18 kg, यानी हुआ आपको टीएफएस 45 kg मतलब 18 kg, क्यों 14% बोला जा रहा है ना। तो उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि उससे कितना निकलेगा, 10.8 लीटर ऑफ इथानॉल अगर 45 kg ऑफ मोलासेस है। ठीक है, तो ये सारा कुछ कुछ डेटा हुआ, बस उसको आप इन्फॉर्मेशन मतलब जनरल नॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डेटा को रखिए दिमाग में, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि है नादू नेडू प्रोग्राम। ये नादू नेडू प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो आंध्र प्रदेश स्टेट से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे स्टेट से न्यूज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि हम जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है ना, उनको एक वाइब्रेंट और कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन बनाने का सोच रहे हैं, जहाँ पे ना हम अपग्रेडेशन ऑफ स्किल करेंगे। उसके अलावा हम इंग्लिश लैबोरेटरी भी बनाएंगे ताकि इंग्लिश से रिलेटेड हम बहुत ही अच्छे से उनको ट्रेन कर सकें। ठीक है, तो फिर बाद में इसके रिलेटेड क्या हुआ कि टीचर को भी बहुत अच्छे से इम्पोर्ट करना होगा हम लोग को, ताकि उनको अच्छे ट्रेन वाले टीचर हो, ताकि हम अच्छे से ये जो इंग्लिश मीडियम बनाने का सोचे है ना, क्लास 1 से लेके 6 तक, उसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके गवर्नमेंट स्कूल्स में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और अगले कुछ एकेडमिक ईयर्स में ना काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सके, क्योंकि अगर आप जब तक रूट अगर अच्छा पानी अगर दिए ना, तो ऊपर का फल भी बहुत अच्छा होगा। तो अगर क्लास 1 to 6 अगर आप अच्छे कर रहे हैं, तो अगला 3-4 साल के बाद वो स्कूल का ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक द पेरेंट कमिटीज एंड लोकल्स वुड बी इन्वॉल्व, बोल रहे हैं कि पेरेंट और कमिटी जो भी लोकल है ना, उनको भी वो लोग स्कूल से रिलेटेड हमेशा कुछ कुछ मीटिंग से रिलेटेड बुलाएंगे, उनको भी हर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ताकि कुछ भी उनको लग रहा है ना, जो भी फीडबैक के तौर पे उनको हमेशा चाहिए। अगर किसी चीज को आपको अगर अच्छे से सक्सेसफुल चलाना है ना, तो आपको एटलीस्ट एगो फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए ही चाहिए। अगर फीडबैक मैकेनिज्म आपका प्रोसेस में है, तो वो चीज बहुत ही अच्छा फ्लुएंटली चलेगा। ठीक है, तो इस बिल से, इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ क्रिटिसिज्म किया गया। ये क्रिटिसिज्म किया गया, बोला कि एक आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश ही वो स्टेट है जिसके वजह से सबसे पहला क्या हुआ था कि एक स्टेट का ये बना था। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, एक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का डिवीजन हुआ था सबसे पहले आंध्र प्रदेश। तो ये किस वक्त हुआ, तो और किन हस्ती के वजह, बहुत पॉपुलर हमारे मतलब पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं, उनके वजह से ये इस तरह का चीज हुआ था। आंध्र प्रदेश को अलग से जो एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, तो ऐसा क्यों हुआ था, तो ये कौन वो हस्ती है, प्लीज आप उनका थोड़ा गूगल करिए, ताकि और आप ज्यादा ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रख सकें। ठीक है, इसके अलावा ये लैंग्वेज के बेसिस पे फिर से यहाँ पर अभी बोला जा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि आप ये जो इंग्लिश लाने का सोच रहे हैं ना, ये क्या करेगा, हमारे जो तेलुगु जो अपना मदर टंग है ना, मदर हमारा जो कॉमन लैंग्वेज है, इनको ये एक तरह से हार्म करेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, इंग्लिश में ही सबको मग्न हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का इंग्लिश पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैल रहा है, तो हमारा तेलुगु धीरे धीरे वो नीचे डाउन हो जाएगा और कहीं हमारा कल्चरल डिग्रेडेशन ना हो जाए। तो ये सब डर वो अपने सामने मतलब गवर्नमेंट के सामने लेके आए हैं। ठीक है, पर लेकिन गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि इंग्लिश एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और ये जो हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज है ना, जो तेलुगु, ये इस तरह का थॉट फॉर्म को उतना मतलब इंग्लिश को आगे बढ़ने नहीं देगा, और जिससे हमारा डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं वो रोक रहा है। ठीक है, इसीलिए ये चीज हमारे मतलब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये नादू नेडू तो स्कीम लेके प्रोग्राम लेके आया, ताकि इंग्लिश से रिलेटेड और स्कूल से रिलेटेड वो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन बना सके। ठीक है, अगला टॉपिक है 2019 बुकर प्राइज। तो इसे हम अवार्ड वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि बुकर प्राइज है। देखिए, हम अवार्ड या प्राइजेस में बहुत ही कम डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम इससे रिलेटेड। बट ये अवार्ड इसलिए है, मैंने डिस्कस किया, क्योंकि ये यूपीएससी से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जा रहे हैं, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग इस बार हो गया है इस अवार्ड से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि इस बार ना काफी सालों बाद टेस्टामेंट
एक बुक जो कि मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया, और गर्ल वुमन अदर ये लिखा गया बेर्नार्डिन इवारिस्टो के द्वारा लिखा गया। ये दोनों को मतलब ये जो अवार्ड है ना 2019 का बुकर प्राइज, ये दोनों इस अवार्ड को इस साल मतलब 2019 में शेयर कर रहे हैं। तो ना पर ये क्या है कि इस अवार्ड को जब बनाया जा रहा था ना बुकर प्राइज, तब ये लोग ने एक रूल बनाया था कि कभी भी हम लोग ये अवार्ड को स्प्लिट नहीं करेंगे, मतलब शेयर करने नहीं देंगे। बट इस बार फिर से दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी दिया गया, बट ये बहुत सालों बाद फिर से यही दिया है, तो इसीलिए ये न्यूज में इतना बन गया। ठीक है, ये अवार्ड एक्चुअली में हर साल दिया जाता है, जो भी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ पब्लिकेशन करते हैं, कुछ लिखते हैं ना, तब दिया जाता है, और ये स्पेशली यूके और आयरलैंड वासियों को ही दिया जाता है। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था 1969 में, जो कि स्पॉन्सर किया जाता है मैन ग्रुप के द्वारा, और इसमें लगभग 50,000 यूरोज दिया जाता है एज अ अवार्ड। ठीक है, और इससे पहले जब हुआ है 1974 में फर्स्ट टाइम हुआ था कि दो इंसान ने इसे शेयर किया था। उसके बाद 1992 में भी इसे शेयर किया गया, बट उसके बाद अभी तक शेयर नहीं किया था 2019 में, मतलब ये तीसरा बार आप बोल सकते हैं कि ये शेयर किया गया है। तो इसलिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, ऐसे बुकर प्राइज काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर से इस बार जो इतना ये इशू हो गया जिसकी वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक है अरुंधति स्वर्ण योजना। इसे हम स्टेट से न्यूज में लिखेंगे क्योंकि ये असम स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, हमें ये चीज ध्यान रखना अरुंधति स्वर्ण योजना किससे रिलेटेड है। हम योजना तो बहुत सारे पढ़े हैं, पर हमें पर्टिकुलर किस फील्ड से बिलोंग करता है, इसका पेरेंट बॉडी कौन है, ये हमें याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और होते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट ने इसे हाल ही में लॉन्च किया, और उन्होंने इस स्कीम के ये योजना के तहत क्या कर रहे हैं, वो लगभग 10 ग्राम ऑफ गोल्ड ना वो एज अ गिफ्ट देंगे, जो भी लड़कियां जो कि शादी करेंगे 18 साल के बाद, और वो एटलीस्ट क्लास 10 पास हो, तब तब उनको गवर्नमेंट के द्वारा 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सोना बात है, मतलब 10 ग्राम सोना बोल के वो 10 ग्राम सोने का पैसा देते हैं, वो लगभग 30,000 रुपया, ताकि वो 10 ग्राम सोना खरीद सके वो लड़कियां। ठीक है, ताकि वो अपने पास सेव रख सके, अगर किसी क्रिटिकल सिचुएशन में वो पड़ जाते हैं तो वो तो उसका आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वो मतलब ये वुमेन के लिए है जो भी 18 साल के बाद जिनका शादी हो रहा है। तो इसलिए एलिजिबिलिटी में भी ये दिया हुआ है कि मिनिमम एज जो होना चाहिए ना वो 18 ही होना चाहिए दुल्हन का, और 21 साल दुल्हा का होना चाहिए, मतलब ब्राइड और ग्रूम का। ठीक है, उसके अलावा ये उन फैमिली के लिए ही होगा जो जिनका एनुअल इनकम 5 लाख से कम हो, तभी जाके वो ये तरह का योजना का अवेल कर सकेंगे। उसके अलावा ये जो फैमिली जो भी है ना, जो भी शादी होंगे, इनको कोई भी अगर आके बोले हम शादी किए हैं अभी, हमें ये पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट नहीं ना दे देंगे। तो उनको जो स्पेशल मैरिज असम रूल्स है ना 1954, इनके तहत उनको मैरिज मतलब शादी करना होगा, और उनको रजिस्टर भी करना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, तब जाके जब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाएंगे ना, तब उनको 30,000 मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 तो रखा गया है, बट जो कि ट्राइबल हैं और वर्कर्स हैं ना टी गार्डन्स के, उनके लिए ये एक्सेप्शनल भी है, उनको लिए ये थोड़ा माफ भी किया जा सकता है कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं भी हैं पर 18 साल के बाद शादी कर रहे हैं तो उनको मिल जाएगा। मतलब इस योजना का मेन फंड है ना कि 18 साल से नीचे जो बच्चियां हैं उनका शादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक उतना मेच्योर नहीं होते। 18 साल से एटलीस्ट ज्यादा में ही माना जाता है ज्यादा मेच्योर हो, और यही एक मतलब ये कानून में भी 18 साल, तो कैसे इसको रोका जा सके चाइल्ड मैरिज को, इसलिए इस तरह का एक बहुत ही अच्छा योजना लाया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें अलावा ये भी बोल रहा है कि शादी से पहले ही आपको मतलब इस स्कीम से रिलेटेड आपको अप्लाई करना पड़ेगा वेडिंग से पहले ही। ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ देयर मैरिज। तो इसीलिए तभी जाके आपको शादी के जैसे ही ये होगा ना, आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे तब आपको वो मिल जाएगा। अप्लाई पहले करना होगा, पर पैसे आपको शादी के सर्टिफिकेट दिखाने के बाद मिलेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है, अब कुछ हम लोग छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग लास्ट के कुछ स्लाइड्स हम लोग सिर्फ छोटे छोटे डिस्कस करते हैं। तो आज का छोटे टॉपिक्स में जो फैक्ट्स फॉर फिल्म्स के टाइप से जो पहला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ पंचायत ने हाल ही में क्या किया, एक डिजेबल कोटा लेके आया। किसके लिए, तो पंचायत राज एक्ट के अंदर 1993, इससे पहले हरियाणा ने भी एक अपने पंचायत राज एक्ट को थोड़ा अमेंड किया था। इस बार छत्तीसगढ़ ने किया है, क्या किया है, तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि उनके पंचायत में उनके पंचायत में ना एक पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज होना ही चाहिए, मिनिमम मतलब मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो छत्तीसगढ़ है ना, ये ओनली स्टेट बन गया है जो कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, पंचायत से रिलेटेड, तो काफी बहुत ही अच्छा स्टेप है, ताकि इस डिसेबल पर्सन को भी हम अच्छे से हर महीने में हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बोला कि हर पंचायत में उनको एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को रखना ही पड़ेगा, या तो इलेक्ट, अगर वो वोट में इलेक्शन में खड़े हुए हैं वहां से जीत रहे हैं तब तो अच्छा बात है, नहीं तो उनको नॉमिनेट तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट।
तो वो नॉमिनेट किस तरफ से कर सकते हैं, जैसे कि अगर डिफरेंटली बोल रहा है कि अगर वो मान लीजिए कि इलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तब उनको क्या बोलना होगा, या तो मेल या तो फीमेल उनको एज अ पंच के तौर पे, पंच होता है ना पंच, जो पंच आपको पंचायत में पंच जो होते हैं, सरपंच जो इसको बोलते हैं, तो एज अ पंच के तौर पे उनको नॉमिनेट कर देना होगा, या तो मेल या तो फीमेल, बट वो डिसेबल हो, ठीक है। उसके अलावा लगभग ये भी बोला गया है कि जनपद और जिला पंचायत है ना, जो भी स्टेट गवर्नमेंट में, उनको नॉमिनेट करना होगा 2 सच मेंबर्स, जनपद में भी और जिला पंचायत पंचायत में भी एक दोनों जगह में एक डिसेबल मेंबर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, नहीं सॉरी, मेल और फीमेल दोनों ही हो, जनपद और जिला पंचायत दोनों में ही एक डिसेबल पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, ठीक है। ये सारे चीज क्राइटेरिया है इस चीज से रिलेटेड, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जो कि ओनली स्टेट है पूरे कंट्री में हमारे, ठीक है, जो इस तरह का पंचायत से रिलेटेड डिसेबल सेक्शन को देखे हैं। अगला टॉपिक है K12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। ये जो है, ये हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लाया गया है एक एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, जो कि पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छे से यूज किया जा रहा है। ये क्या है, एक हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो कि फैसिलिटेट क्या चीज से रिलेट करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल्स को ना एकदम डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, डिजिटल बोर्ड कैसे पढ़ाया जा सके, प्रोजेक्टर कैसे होंगे, किस तरह का स्टाइलस पेन ये लोग यूज करेंगे अपने जो भी बोर्ड है, ये सब चीज से रिलेटेड, तो ये सब चीज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है इस फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में और भी बोल रहे हैं कि लगभग 4 पिलर पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि लीडरशिप एंड पॉलिसी, मॉडर्न टीचिंग और लर्निंग, इसके अलावा इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट का पूरा एकदम 4 पिलर को अच्छे से ध्यान दिया गया है इस फ्रेमवर्क के अंदर। उसके अलावा उनका ये भी काम होगा कि जो एजुकेशन लीडर्स इज मोर देन, मतलब इस तरह का जो भी है ना, वो लगभग 50 कंट्री से ज्यादा इस तरह का चीज, ये K12 एजुकेशन ट्रांसफर फ्रेमवर्क है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी चला रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया में भी ये अच्छे से चलेगा, तो लेके वो यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। तो ये नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का ना हाल ही में इंडिया ने होस्ट किया है, जो कि अगला मतलब इंडिया विल होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ दिस, जो कि 2020 में होगा, मतलब इसी साल होगा, ठीक है। तो हाल ही में ये कहाँ पे हुआ है, जो मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तो वहां पे ही ये अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है, कि अगले साल इंडिया में ये होने वाला है। तो ये कॉन्फ्रेंस है ना, ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जो कि लगभग 100 कंट्री को ज्वाइंटली, मतलब एक एगमंड ग्रुप के द्वारा बोला जा रहा है, जो कि ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो कि ओवर 100 कंट्रीज में है, ठीक है, और इसको एगमंड ग्रुप भी बोला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो FIU है ना, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इनका ये काम है क्या, हर कुछ साल में मिलेंगे, एगमंड अर्बन पैलेस जो कि ब्रसेल्स में है, वो वहां पे जो मतलब कुछ साल पहले वो उन्होंने ये मिला था, ये किस जगह में, ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है, वहां पर उन्होंने ये फ्रेमवर्क को, ये जो नेटवर्क है ना FIU का, वो वहां पर उन्होंने स्टेबलाइज किया, ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे किया जा सके, ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब से रिलेटेड, तो ये देखा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड और एक क्या चीज है, FATF, जहाँ पे रिसेंटली पाकिस्तान को डार्क ग्रे लिस्ट में भी रखने का बात हुआ था, ग्रे लिस्ट भी, तो ये सब चीज एक मनी लॉन्ड्रिंग का वो भी एक बॉडी है, और यहाँ पर भी एक कॉन्फ्रेंस है नो मनी फॉर टेरर, जो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा मतलब ये कवर किया जा रहा है, ठीक है। बस आपको इसे थोड़ा ध्यान रखना है कि किससे कौन सा बॉडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला टॉपिक है UNDP एक्सेलेरेटर लैब। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ना, उन्होंने लॉन्च किया एक्सेलेरेटर लैब इंडिया में, ताकि पॉल्यूशन और वाटर से कैसे ये जो भी इश्यूज है ना, वो कैसे डील किया जा सके, क्योंकि आपको पता है ये ऊपर से किससे मतलब इस तरह का जो चीज है, ये अटल इनोवेशन से जुड़ गए हैं, तो ये स्कूल लेवल एरिया से जुड़ चुके हैं, तो क्या होगा, आप मतलब ग्रास रूट जो लेवल है ना, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं पॉल्यूशन ऑफ वाटर, और जो भी पॉल्यूशन जो भी फैल रहा है एनवायरमेंट का, उससे रिलेटेड आप सिखाना और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेके आना। अटल इनोवेशन मिशन है, मतलब इनोवेटिव चीज आपको साइंस एंड रिसर्च बैकग्राउंड से भी वहां पर भी आपको देखने मिलेगा। तो ये से जब जुड़ गए ना UNDP का ये एक्सेलेरेटर लैब, तो क्या होगा, काफी अच्छे मायने में ये इंडिया में भी लाया जा सकेगा, ठीक है। ये नया इनिशिएटिव UNDP जर्मनी और कतार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि ताकि मैंने बना सके 21st सेंचुरी को सॉल्यूशंस टू टुडेस कॉम्प्लेक्स न्यू चैलेंजेस, कि मतलब आज का जो नया कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है ना 21वीं सेंचुरी का, वो हम अच्छे से मतलब उसको सॉल्व कर सके। तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा है, UNDP, जर्मनी और कतार। तो जर्मनी हो गया एक आपको यूरोपियन कंट्री, कतार हो गया मिडिल ईस्ट कंट्री, और UNDP तो एक यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। तो ये सबके द्वारा ये आपको एक्सेलेरेटर लैब स्टार्ट किया गया था अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर, ठीक है। अगला टॉपिक है
वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेजुएट लेवल रिसर्च बेस्ड एआई यूनिवर्सिटी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। तो ये एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया गया? तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बनाया गया। ये किसके नाम से बनाया गया? तो जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है ना, जो कि क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के, उनके नाम से ये बनाया गया है ये यूनिवर्सिटी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूरा वर्ल्ड लेवल पे पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटी है, ये सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट से लेके गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस, ये सबको ना कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में एकदम एडवांस लेवल पे ले जा सकेंगे, ये इस यूनिवर्सिटी में आपको करवाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा उम्मीद कर सकते हैं कि इसका स्कोप पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस तरह का यूनिवर्सिटी अब बहुत सारे हमें आगे देखने भी मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगला टॉपिक है श्रीओ लिली फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन मणिपुर। तो मणिपुर कहाँ, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो श्रीओ लिली फेस्टिवल वहां पे इनॉग्रेट किया गया, जो कि लगभग 5 दिन का फेस्टिवल है, और वो भी स्टेट फेस्टिवल है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उखरुल डिस्ट्रिक्ट में, ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सके ये एंडेंजर्ड फ्लावर का, जो कि श्रीओ लिली है। लिली का ही एक टाइप है श्रीओ लिली फ्लावर। ठीक है। इसके अलावा ये जो फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया गया था, मतलब 2016 से ही लोकल जितने भी है ना इस डिस्ट्रिक्ट के, उखरुल डिस्ट्रिक्ट, वो सेलिब्रेट किया जा रहा था। बट 2017 में इस लिली फेस्टिवल को स्टेट लेवल का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा इनको ये जो लिली है ना, श्रीयू लिली, इसको लिलू मैकलेनियम करके भी बुलाया जाता है, और इसको स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर भी एज अ इसका बना दिया गया है। और ये किस जगह में पाया जाता है? तो अपर रेंजेस ऑफ श्रीउरी हिल्स है ना, जो कि उखरुल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में, वहां पे ये फ्लावर्स पाया जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक है, जो कि आज का आखिरी टॉपिक होगा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, एसपीसी। तो ये इससे रिलेटेड ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ, किसके बीच में? इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में, माने हमारे साथ सऊदी अरबिया का ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल साइन हुआ। उसमें ये तो ऐसा नहीं है कि ये काउंसिल सिर्फ हम लोग ही पहले साइन किए हैं, या हम इससे पहले, मतलब हमारे, मतलब हम सबसे लास्ट में, मतलब इस तरह का कुछ नहीं है। ये हम लोग चौथे कंट्री बने हैं जो इस काउंसिल को साइन किए हैं। हमारे से पहले यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना भी सऊदी अरबिया के साथ साइन कर चुका है इस काउंसिल को। हम लोग चौथे हैं इस काउंसिल को साइन करने वाले। उम्मीद कर सकते हैं शायद आगे और भी काउंसिल में साइन करेंगे, बट ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सऊदी अरबिया के साथ वो बना रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ बना रहे हैं। सॉरी, डेवलपिंग कंट्रीज नहीं, यूके और फ्रांस भी है, बट जहां पे उनको लग रहा है कि जिनके साथ वो अच्छा रिलेशन बनाते हुए अपने बिजनेस अच्छे मायने पे कर पाएंगे, उनके साथ ये अच्छा पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं इस काउंसिल के तहत। तो इसलिए यूके, फ्रांस, चाइना के बाद उन्होंने हमारे साथ किया ये काउंसिल। ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। प्लीज आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जो हमारे फ्रेंड्स नहीं किए वो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा जो बेल आइकन है, उस बेल बटन है, उसे भी आप प्रेस करते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।